गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इनकम टैक्स की जो हमारी क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे सेक्शन 2(7) की। सेक्शन 2(7) में जो हमारा असेसी होता है, करदाता होता है, उसके बारे में बताया गया है कि भाई हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स में टैक्स का पेमेंट किया जाता है और टैक्स का पेमेंट जो किया जाता है वो करदाता यानी कि असेसी के द्वारा गवर्नमेंट को किया जाता है। तो यहाँ पर हम उस असेसी की बात करेंगे कि भाई असेसी कौन होता है, करदाता कौन होता है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर बताई गई है कि जिसके द्वारा कोई कर या अन्य राशि देय हो, यानी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा कर या कोई भी राशि जो है गवर्नमेंट को दी जानी हो कर के रूप में, उसे कहा जाएगा करदाता। ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि करदाता की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बताया गया है प्रत्येक वह व्यक्ति जिस पर स्वयं की या अन्य किसी व्यक्ति की आय अथवा हानि के निर्धारण के लिए क्या की गई हो, कोई कार्रवाई की गई हो। यानी कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है या कोई अन्य व्यक्ति है और उसकी इनकम का हमको क्या करना है, असेसमेंट करना है, निर्धारण करना है उसकी इनकम कितनी है या उसका लॉस कितने है। तो जब तक उनका सही तरीके से डिसीजन नहीं हो पाता, उसके लिए अगर गवर्नमेंट ने किसी तरीके से कोई कार्रवाई किसी व्यक्ति के ऊपर की है तो वह व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, करदाता माना जाएगा। यानी ये बात हमको इस बात को बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर या तो स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की आय अथवा हानि, या तो खुद की आय या दूसरे व्यक्ति की आय या खुद की हानि अथवा दूसरे व्यक्ति की हानि का निर्धारण करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस व्यक्ति को भी क्या माना जाएगा, करदाता माना जाएगा, असेसी माना जाएगा। अगला हमारा आता है करदाता मान लिया गया हो, यानी कि हम कहेंगे इसको डीम्ड असेसी। अब डीम्ड असेसी क्या होता है, जैसे कई बार हमारी सिचुएशन ऐसी आती है कि भाई मान लीजिए कोई अवयस्क व्यक्ति है, माइनर पर्सन है, तो माइनर पर्सन जो होता है वो खुद अपनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दे सकता। ऐसे कंडीशन में अगर माइनर व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई इनकम प्राप्त हो भी जाती है तो उस केस में उस माइनर की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन उस टैक्स को पे करने के लिए वो माइनर, वो अवयस्क व्यक्ति खुद रिलायबल नहीं होता। ऐसे कंडीशन में उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक को उसकी इनकम के ऊपर क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। तो यहाँ पर इनकम तो बच्चे की है, लेकिन असेसी किनको माना जाता है, उनके पेरेंट्स को, उनके गार्डियन जो भी होते हैं उनको माना जाता है। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है चूक में करदाता, यानी कि असेसी इन डिफॉल्ट, असेसी इन डिफॉल्ट, चूक में करदाता। अब जैसे हम बात करें इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि भाई चूक में करदाता से क्या तात्पर्य है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करते समय उस भुगतान पर टीडीएस, क्या, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए वो जिम्मेदार है, लेकिन वो किसी कारणवश अपने पेमेंट का भुगतान करते टाइम उस पर टीडीएस काटना भूल जाता है या टीडीएस नहीं काटता है। तो ऐसी कंडीशन में उस पेमेंट के लिए जो भी कोई टैक्स बनता है उसके लिए उस व्यक्ति को जिसने टीडीएस काटना भूल गया था क्या मान लिया जाएगा, करदाता मान लिया जाएगा और उसे कहा जाता है चूक में करदाता। क्या कहा जाता है बेटा, उसे चूक में करदाता। आगे बात आती है कि अब नॉर्मली जिस व्यक्ति के द्वारा कोई भी राशि या अन्य राशि, अब अन्य राशि का क्या तात्पर्य है यहाँ पर, भाई कोई कर या अन्य राशि, तो कर का मतलब तो हमारा टैक्स हो ही गया, लेकिन अन्य राशि का क्या मतलब है, तो अन्य राशि में हम बेसिकली दो बातें शामिल कर सकते हैं। एक तो हम बात करें आर्थिक दंड, आर्थिक दंड यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो प्रोविजंस है उनके लिए अगर किसी भी कारण से कोई पेनल्टी लगाई जाती है करदाता के ऊपर तो वो भी अन्य राशि के अंतर्गत शामिल की जाएगी। दूसरी बात हम इसमें ये बात कर सकते हैं कि मान लीजिए बकाया कर है, बकाया कर पर ब्याज, यानी कि मान लीजिए हमारे ऊपर टैक्स बनता है लेकिन हम उस टैक्स का पेमेंट टाइम पर नहीं करते तो गवर्नमेंट उसके ऊपर पेनल्टी लगाती है, तो वो भी अन्य राशि में आएगा। दूसरी बात कि गवर्नमेंट वो बकाया जो राशि थी उस बकाया राशि को जब तक हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर देते तब तक के टाइम पीरियड के लिए इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अंडर अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है,
तो इंटरेस्ट भी हमारा अन्य राशि के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे थे कि भाई जो कोई व्यक्ति कर या अन्य राशि देने के लिए जिम्मेदार होता है वो तो करदाता होता ही होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हमारे सामने आते हैं जो कि स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन किसी अन्य कारण से उन्हें भी क्या मान लिया जाता है, करदाता मान लिया जाता है। जैसे पहला केस है हमारे सामने मृतक व्यक्ति का प्रतिनिधि, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे इसको कि मान लीजिए ये राम भाई साहब है और राम भाई साहब की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। अब था क्या कि राम को अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना था, राम के द्वारा क्या पे किया जाना था, टैक्स पे किया जाना था, पेबल था। लेकिन राम अपना टैक्स का पेमेंट करता, उससे पहले उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि राम का जो भी कोई एजेंट यानी कि रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि प्रतिनिधि होगा, तो वो प्रतिनिधि चाहे वो राम का बच्चा हो, चाहे वो राम की पत्नी हो, XYZ जो भी व्यक्ति है, वो प्रतिनिधि क्या होगा, इसके लिए क्या मान लिया जाएगा, करदाता मान लिया जाएगा, यानी कि असेसी मान लिया जाएगा। मतलब यहाँ पर टैक्स लगा किसके ऊपर था बेटा, राम के ऊपर टैक्स लगाया गया था, लेकिन राम की मृत्यु हो गई और राम की मृत्यु हो जाने की वजह से राम अपनी इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में राम का जो एजेंट है, राम का जो प्रतिनिधि है, चाहे फिर वो उसके बच्चे हों, उसकी पत्नी हो, यानी कि उसके जीवन साथी हो, या कोई भी अन्य व्यक्ति जो उसके प्रतिनिधि के रूप में उपलब्ध हो, उससे क्या माना जाएगा, करदाता माना जाएगा। अर्थात राम की आय के ऊपर बनने वाले टैक्स का पेमेंट उस प्रतिनिधि के द्वारा पेड किया जाएगा। दूसरी बात हमारे सामने आती है अनिवासी व्यक्ति का एजेंट, यानी कि अनिवासी व्यक्ति नॉन रेजिडेंशियल इंडिविजुअल उसे कहते हैं हम, जो कि भारत में निवास नहीं करता हो। ये निवासी और अनिवासी, कौन व्यक्ति निवासी होते हैं और कौन व्यक्ति अनिवासी होते हैं, इसकी पूरी कंडीशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमको इतना समझना है कि जो NRI होते हैं, यानी कि जो सामान्य तौर पर भारत में निवास नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति भारत के बाहर निवास करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि अनिवासी व्यक्ति का कोई एजेंट भारत में निवास करता है, तो उस दशा में वो अनिवासी व्यक्ति जो है उसकी इनकम पर जो टैक्स बनता है, उस टैक्स का पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उस अनिवासी व्यक्ति के एजेंट की होती है। क्योंकि अनिवासी व्यक्ति तो इंडिया के बाहर निवास कर रहा है, वो बाहर रह रहा है और यहाँ पर वो अपने एजेंट के थ्रू कोई काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ से इनकम प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पर इनकम क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। अब उस अनिवासी व्यक्ति तक तो हम डायरेक्ट पहुँच नहीं पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस अनिवासी व्यक्ति का जो भी कोई एजेंट हमारे यहाँ इंडिया में निवास कर रहा है, इंडिया में है, उसको करदाता मानते हुए गवर्नमेंट उससे क्या करती है, टैक्स की वसूली करती है। इसलिए इसे कहा जाता है अनिवासी व्यक्ति के एजेंट को भी क्या माना जाएगा, असेसी माना जाएगा, करदाता माना जाएगा। अगला आता है हमारा ट्रस्टी करदाता, यानी कि कोई ट्रस्ट बना हुआ है। मान लीजिए कई सारे ट्रस्ट हमारे सामने हैं, तो कोई ट्रस्ट बना हुआ है और उस ट्रस्ट का जो मुखिया होता है, जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं, वो व्यक्ति अगर उस ट्रस्ट के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई आय प्राप्त करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को भी ट्रस्टी करदाता के रूप में टैक्स देना होता है। यानी कि उसने इनकम ट्रस्ट के लिए प्राप्त की या फिर उसने इनकम किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्राप्त की, लेकिन करदाता किसे माना जाएगा, उस ट्रस्टी को माना जाएगा। तो यहाँ कहा जाएगा ट्रस्टी करदाता जो होता है उसे भी करदाता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और फोर्थ कंडीशन हमारी आती है कि कोई अवयस्क व्यक्ति है या कोई पागल, मूड, जिसको हम इडियट भी कहते हैं, वो व्यक्ति जिनके सोचने समझने की क्षमता या तो नहीं होती है या बहुत कम होती है, तो ऐसी दशा में यदि उन व्यक्तियों को भी, चाहे वो माइनर पर्सन हो, चाहे वो मूड यानी कि इडियट व्यक्ति हो, यदि उनकी कोई इनकम होती है, उन्हें किसी प्रकार की इनकम प्राप्त होती है, तो उस दशा में उन व्यक्ति के माता पिता या उनके जो अभिभावक होते हैं, यानी कि पेरेंट्स या फिर गार्डियन जो होते हैं, उनको उन बच्चों की इनकम के ऊपर क्या देना होता है, टैक्स देना होता है।
तो यहाँ पर हम उन्हें डीम्ड एसएससी के नाम से भी जानते हैं, यानी इनकी इनकम के ऊपर भी क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। लेकिन इन्हें व्यक्तिगत रूप से खुद को टैक्स नहीं देना होता, बल्कि इनके अभिभावक, अवयस्क, पागल या मूढ़ व्यक्ति के अभिभावक या माता पिता जो होते हैं उन्हें भी क्या माना जाता है, करदाता माना जाता है। तो बेटा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 27 में करदाता की डेफिनेशन बताई गई है। यह मैंने आपको शॉर्ट में समझाई है। हमको सिंपल बातें याद रखनी है सारी। एक तो ये कि जिसके द्वारा कोई कर या अन्य राशि आर्थिक दंड यानी कि पेनल्टी हो सकती है या बकाया कर पर ब्याज हो सकता है, वो दे है तो वो करदाता माना जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे स्वयं की इनकम के निर्धारण या किसी अन्य व्यक्ति के निर्धारण पर गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की हो तो वह व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, करदाता माना जाएगा। अगला हमने पढ़ा था कि किसी कंडीशन में, विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को क्या मान लिया जाता है, असेसी मान लिया जाता है, जिसको हम डीम्ड असेसी कहते हैं, यानी कि मान लिया गया करदाता, तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि अवयस्क व्यक्ति जो होता है, पागल व्यक्ति जो होते हैं, वो हमारे इसी कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। और एक हमारा आता है चूक में करदाता, यानी कि असेसिन डिफ़ॉल्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पेमेंट कर रहा है और वो टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसने टीडीएस नहीं काटा, तो फिर अब गवर्नमेंट को उसे ही टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए वही व्यक्ति क्या माना जाएगा, करदाता माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात और समझनी है और उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है बेटा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं इस चीज़ को कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक है राहुल और दूसरा है कपिल। ये हमने बना दिया भाई साहब, राहुल की शक्ल बना दी, बहुत ही प्यारा बच्चा है राहुल, और दूसरा हमने बना दिया कौन, कपिल। ये कपिल बाबूजी हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने राहुल के ऊपर क्या लगाया, टैक्स लगाया। लेकिन राहुल ने कपिल के साथ में एग्रीमेंट किया, क्या, राहुल ने कपिल के साथ में एग्रीमेंट किया कि कपिल मेरे ऊपर जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है उस टैक्स को कौन पे करेगा, आप पे करोगे। ये इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, यानी कि समझौता हो गया कि राहुल के ऊपर जो भी टैक्स लगाया गया उसका पेमेंट कौन करेगा, कपिल करेगा। और कपिल ने उसकी एक्सेप्टेंस भी दे दी, यानी कि उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। तो अब हमारे सामने ये बात आती है कि इस कंडीशन में करदाता राहुल को माना जाएगा या कपिल को माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल के जो टैक्स है उसका पेमेंट करने के लिए कपिल ने अपनी सहमति दे दी है, अपनी कंसेंट दे दी है। तो क्या इसे करदाता माना जाएगा या इसे ही करदाता माना जाएगा? तो बेटा ध्यान रखना इस बात को, ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो राहुल और कपिल के बीच में हुआ है। इस एग्रीमेंट में गवर्नमेंट जो है वो पार्टी नहीं है, वो पक्षकार नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ध्यान रखना है कि करदाता हमेशा किसको माना जाएगा, राहुल को ही माना जाएगा, कपिल को करदाता नहीं माना जाएगा। क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट जो हुआ था वो राहुल और कपिल के बीच में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस समझौते के अंतर्गत। लेकिन जो टैक्स पेमेंट होना था तो टैक्स पेमेंट राहुल के द्वारा गवर्नमेंट को होना था, ये दोनों पार्टीज थी, इनके बीच में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, इसलिए करदाता किसे माना जाएगा, राहुल को ही माना जाएगा। तो हमको इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि करदाता किसे कहा जाता है, वह व्यक्ति जिसके द्वारा कर या कोई अन्य राशि दे हो उसे क्या माना जाएगा, करदाता माना जाएगा। इसके अलावा हमने कुछ बातें पढ़ी, उनको हमको आराम से ध्यान रखना है। चलिए अब अगली बात हमारे सामने आती है, वो आती है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यानी कि निर्धारण वर्ष। अब निर्धारण वर्ष से क्या तात्पर्य है, तो बेटा समझिएगा इस चीज़ को। निर्धारण वर्ष का मतलब है जिस वर्ष में कर लगाया जाएगा, जिस वर्ष में कर लगाया जाएगा। मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो इनकम टैक्स लगाया जाता है हमारे इंडिया में, तो यहाँ पर पिछले वर्ष की जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स इस वर्ष लगाया जाता है, और करदाता के द्वारा इस वर्ष जो इनकम कमाई जाएगी, जो आय अर्जन की जाएगी, उसके ऊपर टैक्स जो है आगामी वर्ष में लगाया जाता है।
तो असेसमेंट ईयर किसे कहा जाएगा? जिस वर्ष में कर लगाया जाएगा। यानी कि अब हम अगर बात करें कि प्रेजेंट में असेसमेंट ईयर कौन सा है, तो बेटा प्रेजेंट में जो हमारा असेसमेंट ईयर है वो कहलाएगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर के और 31 मार्च 2021, ये हमारा क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा। यानी कि प्रेजेंट में हमारा जो असेसमेंट ईयर चल रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक लगेगा। ठीक है। और इस वर्ष में जो कर लगाया जाता है वो किस वर्ष की इनकम के ऊपर लगाया जाएगा? तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना हमको कि चालू वर्ष में जो कर लगाया जाता है वो पिछले वर्ष की आय पर लगाया जाता है, और चालू वर्ष को हम निर्धारण वर्ष बोलते हैं, यानी कि असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो 2020-21 में जो कर लगाया जाएगा वो 2019-20 की जो इनकम है, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के और 31 मार्च 2020, इस पीरियड के दौरान जो भी इनकम अर्जन की गई है उसके ऊपर टैक्स करंट ईयर में लगाया जाता है। ठीक है, इसका हमको ध्यान रखना है। यानी कि प्रेजेंट में असेसमेंट ईयर हमारा ये है और इसके लिए प्रीवियस ईयर हमारा ये वाला कहलाएगा। समझ में आ गई बात सबके? तो इसका ध्यान रखना हमको हमेशा। असेसमेंट ईयर जो वर्तमान में हमारा ईयर चल रहा है, जो कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक चलेगा, वो हमारा असेसमेंट ईयर होता है। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा प्रीवियस ईयर। कौन सा होता है बेटा? प्रीवियस ईयर, यानी कि गत वर्ष, जो कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 3 में बताया गया है। प्रीवियस ईयर यानी कि गत वर्ष। तो गत वर्ष हम किसे कहते हैं? जैसे हम वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान के लिए गत वर्ष क्या होगा? पहली बात तो ये गत वर्ष किसे कहेंगे हम? तो असेसमेंट ईयर में जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है, असेसमेंट ईयर में जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है उस वर्ष को क्या कहते हैं हम बेटा? प्रीवियस ईयर कहते हैं, यानी कि गत वर्ष कहते हैं। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हमारा जो असेसमेंट ईयर है, जो निर्धारण वर्ष है, वो कौन सा है? 2020-21, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से जो स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इस वर्ष के दौरान हम जो टैक्स लगाएंगे वो प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर लगाएंगे। तो वर्तमान के लिए प्रेजेंट के लिए हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा? वो 2019-20 होगा। कौन सा होगा? 2019-20, यानी कि हम बात करें 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक जो हमारा ईयर चलेगा उसे क्या कहा जाएगा बेटा? उसे कहा जाएगा प्रीवियस ईयर। आगे बात समझ में? तो आज के टॉपिक में मैंने आप लोगों को 3 बातों को लेकर के फोकस किया है। पहली बात तो ये कि करदाता किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको समझाया कि जिस व्यक्ति के द्वारा कर या आयकर के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राशि अगर दे है तो वह व्यक्ति क्या माना जाता है? करदाता माना जाता है। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट इन एसएससी जो होता है, चूक में करदाता को भी करदाता की श्रेणी में शामिल किया जाता है, मान लिया गया करदाता भी करदाता की श्रेणी में शामिल किया जाता है, और किसी व्यक्ति के ऊपर उसकी स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की आय या हानि के निर्धारण के लिए अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है तो उसे भी क्या माना जाता है बेटा? करदाता माना जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने देखा कि वर्तमान में हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2020-21 है, और हमेशा ध्यान रखना है असेसमेंट ईयर में जो टैक्स लगाया जाता है वो प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर लगाया जाता है। और प्रेजेंट में हमारा जो बेटा प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है? 2019-20 है, जो कि 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2020 को क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बच्चों आज की बातें हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आज हमने जिन बातों को समझा उनको हमको याद भी रखना बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सभी बातें हमारे आगे टॉपिक्स में भी यूज होनी हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।